विराट ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। विराट को लगा शायद हैकर है जो अलग नंबर से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाइफ का दूसरा नाम ही सरप्राइज है। सामने से एकदम बेसुरी आवाज से इंस्पेक्टर तलवार ने कहा, सुनो विराट राजगिरी, मैं इंस्पेक्टर तलवार बोल रहा हूँ। तुम्हें अभी के अभी समराथल पुलिस थाने आकर कोठारी परिवार के बारे में अपना स्टेटमेंट देना है। जल्दी से थाने पहुंचो। समराथल पुलिस थाना सुनकर विराट समझ गया कि यह सारा चक्कर इंस्पेक्टर रजनी का चलाया हुआ है, क्योंकि समराथल पुलिस थाना इंस्पेक्टर रजनी के अंदर पड़ता था। विराट ने इंस्पेक्टर तलवार से कहा, अभी आना जरूरी है, कल सुबह नहीं आ सकता? विराट की बात सुनकर इंस्पेक्टर तलवार की खनक गई। हाँ मालिक, आप कल भी क्यों आएंगे? अपनी फुर्सत से आइए। ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में सही। हम तो आपके इंतजार में 24 घंटे डे नाइट थाना खोल कर ही बैठे हैं। इंस्पेक्टर तलवार की बात सुनकर विराट को समझ में आ गया कि इंस्पेक्टर तलवार रजनी की सिखाई हुई बोली बोल रहा है। विराट ने मोहित के सामने देखा और फिर फोन में जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, मैं बस ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, तो अगले आधे घंटे में मैं थाने में पहुंच जाऊंगा। विराट पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसको सम्राट का वॉइस मैसेज आया। विराट, मैं तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बस इतना बताना था कि मैंने एक लड़के को घर के आसपास घूमते हुए देखा है, तो सोचा तुम्हें बता दूं। विराट ने सम्राट का वॉइस नोट सुना और तुरंत ही अपने फोन से कैमरा ऐप खोलकर देखा। विराट सम्राट के घर में हो रही सारी एक्टिविटीज को कैमरा ऐप के जरिए देख सकता था। विराट ने देखा घर के बाहर उमंग था। विराट ने तुरंत शनाया को फोन लगाया। सुनो शनाया, अगर उमंग तुमसे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो प्लीज उसकी चाल में मत फंसना। शट अप विराट, मुझे पता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मालिक नहीं, कि हर बात पर मुझे बताया करो कि मुझे अब क्या करना है। शनाया ने गुस्से में फोन कट कर दिया। विराट कोठारी हाउस जाना चाहता था। इस समय उसका पुलिस स्टेशन जाना भी जरूरी था, लेकिन विराट ये नहीं जानता था कि इस समय पुलिस स्टेशन में एक अलग ही दंगल शुरू होने वाला था। होने क्या वाला था, हो चुका था। दो भागते हुए कदम समराथल पुलिस थाने की ओर भागे जा रहे थे। ये भागते हुए कदम किसी और के नहीं पर कैप्टन रिया के थे। रिया ने देखा रास्ते में बड़ा सा दरवाजा था और उस पर लिखा हुआ था समराथल पुलिस थाना। बिश्नोई पुलिस थाना पढ़ते ही रिया सीधे पुलिस स्टेशन के भीतर चली गई और रिया ने टेबल पर रखी हुई घंटी बजाना शुरू कर दी। कोई है? इंस्पेक्टर, मुझे हेल्प की जरूरत है, मेरी जान खतरे में है इंस्पेक्टर। बेबसी और मदद की उम्मीद के साथ रिया पुलिस स्टेशन के दरवाजे की ओर भागी। उसने पुलिस स्टेशन का दरवाजा बंद किया और फिर टेबल पर रखे फोन से नंबर डायल करने लगी। तभी इंस्पेक्टर तलवार और उसका दूसरा साथी इंस्पेक्टर दत्तराज अंदर की कैबिन से बाहर आ पहुंचे। तलवार ने रिया के हाथ से फोन का रिसीवर लेते हुए बताया, मैडम, आप कितनी भी कोशिश कर लो, फोन नहीं लगेगा। पिछले 1 महीने से थाने का लैंडलाइन फोन बंद है। हम हमारा पर्सनल फोन ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हमें लगा कि आपका केस जेन्युइन है तो हम आपको भी हमारे मोबाइल से डायल करने देंगे, लेकिन पहले आप शांति से बैठ जाइए और पानी पीजिए। तलवार ने रिया की ओर पानी का ग्लास सरकाया। रिया पानी का पूरा ग्लास एक सांस में पी गई। रिया ने तलवार से कहा, इंस्पेक्टर, मैं इंडियन आर्मी की बाज बटालियन की कैप्टन रिया हूँ और यहाँ बिश्नोई में एक खास मिशन के चलते इन्वेस्टिगेशन करने आई हूँ। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। प्लीज आप मुझे थाने की हॉटलाइन यूज करने दें ताकि मैं मेरे सीनियर से बात कर सकूं। ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है, लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। तभी पुलिस स्टेशन के ग्राउंड में ही एक गाड़ी के पार्क होने की आवाज सुनाई दी। रिया ने खिड़की से देखा तो वो समझ गई कि यह तो मानसी की कार है। रिया ने इंस्पेक्टर से कहा, लगता है वो लोग आ गए। इंस्पेक्टर तलवार ने रिया को हिम्मत देते हुए कहा,
आप चिंता मत कीजिए कैप्टन रिया, फौजी देश की रक्षा करता है तो आज हम भी हमारे रक्षक की रक्षा करेंगे। आप अंदर जाकर कैबिन में छिप जाइए, पूरा समराथल थाना आपके साथ है। रिया अंदर की कैबिन में जाकर छिप गई। तभी मानसी के ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन के बंद दरवाजे को खटखटाया। इंस्पेक्टर तलवार ने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने मानसी दिखी। मानसी ने इंस्पेक्टर तलवार के माथे पर बंदूक रखते हुए पूछा, उस रिया को कहां छुपा कर रखा है तलवार? जल्दी से बता दे, वो मेरा शिकार है। मानसी को गन के साथ देखकर तलवार के तो पसीने छूट गए। ऊपर से मानसी ने तलवार को धमकी देते हुए कहा, मुझसे चालाकी करने की जरा भी कोशिश मत करना तलवार, वरना मैं भूल जाऊंगी कि सुधा चंदन का फोन चुराने में तुमने मेरी मदद की थी और इनाम के तौर पर मैंने ही तुम्हें इंस्पेक्टर बनाने की सिफारिश की थी। बताओ कहां है रिया, वरना तुम्हें भी सुधा के पास पहुंचा दूंगी। तलवार जानता था मानसी जो कहती है वो करके दिखाती है, इसीलिए तलवार ने अंदर की कैबिन की ओर जाने का इशारा कर दिया। मानसी सीधे अंदर के कमरे में पहुंच गई, लेकिन वहां रिया नहीं थी। वो बाहर जाने की खिड़की भी खुली थी। मानसी समझ गई कि रिया खिड़की से भाग निकली है। मानसी भी जल्दी से पुलिस स्टेशन से निकल गई, लेकिन ये रिया की एक चाल थी। रिया अभी भी कैबिन में टेबल के नीचे छुपी हुई थी। तभी रिया ने सुना इंस्पेक्टर तलवार अपना गुस्सा निकालते हुए अपने साथी इंस्पेक्टर दत्तराज को बता रहा था, यार इस मानसी ने तो परेशान करके रख दिया है, इससे तो मैं कांस्टेबल ही अच्छा था। एक तरफ जिंगा गैंग के लड़कों ने परेशान करके रखा है, ऊपर से ये मानसी बात बात पर बंदूक दिखा देती है, और एक हमारी रजनी मैडम है, हुक्म देकर रखा है विराट को पुलिस स्टेशन बुलाकर परेशान कर देना है। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इंस्पेक्टर हूं या मंदिर का घंटा, जिस किसी का भी मन करता है आकर बजाकर चला जाता है। तलवार को परेशान देखकर तलवार के साथी इंस्पेक्टर दत्तराज ने तलवार को हिम्मत देते हुए कहा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू सच में उस रिया की मदद करने वाला था। तुझे पता है ना, यहाँ बिश्नोई में खुद की परछाई पर भी भरोसा नहीं करते। दोनों इंस्पेक्टर आपस में बातें करने में खोए हुए थे। तभी अचानक से रिया टेबल के नीचे से निकली और उसने एक छलांग के साथ इंस्पेक्टर तलवार की गन अपने हाथ में ले ली और कहा, मुझे अभी के अभी हॉटलाइन में मेरे सीनियर से बात करनी है। रिया आगे कुछ बोलती उसके पहले ही रिया ने देखा बाहर विराट अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था। विराट को देखते ही रिया मन ही मन बोल पड़ी, विराट यहाँ क्या कर रहा है? खैर जो भी हो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब तक तो विराट ने मेरी भेजी हुई पेन ड्राइव देख ली होगी और उसे गुलाल की सच्चाई और बिश्नोई में चल रहे गुलाल के व्यापार के बारे में पता चल गया होगा। अब हम दोनों मिलकर देश के दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। बेचारी रिया खुश हो रही थी, पर वो कहाँ जानती थी कि मानसी ने अपनी चालाकी से विराट तक पेन ड्राइव को पहुंचने ही नहीं दिया था। इसलिए जैसे ही विराट ने रिया को देखा वो बोल पड़ा, कैप्टन रिया, ये तुमने इंस्पेक्टर पर गन क्यों तानी है? मुझे कायदे में रहने की सलाह देने वाली कैप्टन रिया आज खुद ये कैसे गलती कर सकती है? विराट की बात सुनते ही रिया चौंक उठी। रिया ने अचरज के साथ विराट से पूछा, मतलब मैंने जो पेन ड्राइव भेजी थी वो तुमने अब तक नहीं देखी? रिया की बात सुनकर विराट को कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने अपना सर ना में हिलाते हुए पूछा, कौन सी पेन ड्राइव? मुझे कोई पेन ड्राइव नहीं मिली। विराट की बात सुनकर रिया शॉक्ड रह गई। रिया टेंशन में आ गई और बोल पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है विराट? उस पेन ड्राइव में देश के गद्दारों के खिलाफ सबूत था। पक्का दुश्मन तुम्हारे आसपास अपना जाल बिछा चुका है, तभी तो पेन ड्राइव को तुम तक पहुंचने ही नहीं दिया। रिया की बात सुनकर विराट भड़क उठा। बस करो कैप्टन रिया, मुझे तुम पर एक तिनके जितना भी विश्वास नहीं है। अगर तुम देश के गद्दारों को पकड़ना चाहती तो मोंटू से सच पता लगाने में मेरी मदद करती, ना कि तुम मोंटू पर गोली चलाती और मुझे अरेस्ट करवाती। विराट की बातें सुनकर रिया समझ गई कि विराट को मानसी के खिलाफ कहकर भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि विराट उसकी किसी भी बात को नहीं मानने वाला था। इसलिए रिया ने इस समय वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। मगर जाते जाते भी रिया ने अपना फर्ज नहीं भूला।
विराट को चेतावनी देते हुए रिया ने कहा, बहुत जल्द मैं तुम तक कुछ सबूत पहुंचाऊंगी विराट, पर तब तक चौकन्ने रहना। अपनी परछाई पर भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना, वरना देश का सिपाही कब देश का दुश्मन बन बैठेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना कहते हुए रिया वहां से भाग निकली। इससे पहले कि विराट रिया को रोक पाता, इंस्पेक्टर तलवार ने विराट से कहा, देखो, जिसको जाना था वो चली गई और जिससे आना है वो थोड़ी देर में यहाँ आ पहुंचेगी, हमारी मैडम रजनी। इसलिए यहाँ वहाँ करने से अच्छा है तुम चुपचाप कोठारी के मामले में अपना स्टेटमेंट दे दो। इंस्पेक्टर तलवार विराट को लेकर भीतर जा ही रहा था कि तभी जिंगा गैंग के बदमाश लड़के पुलिस थाने में आ पहुंचे। गले में रुमाल, लाल पीले बाल, हाथ में टैटू और नियॉन रंग के चमकीली भड़कीली टी शर्ट। एक दो लड़के इंस्पेक्टर के टेबल पर बैठ गए। एक ने सेल की चाबी ले ली और सेल में बंद अपने साथी राहुल को छुड़ा लिया, तो एक ने दत्तराज की टोपी पहन ली और जोर से म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब दो बदमाशों ने शराब की बोतल निकाली और टेबल पर गिलास के अंदर शराब निकालकर पीने लगे। दत्तराज से यह देखा नहीं गया और उसने गुंडों को रोकना चाहा तो बदमाशों ने वही शराब की बोतल को दत्तराज के सिर पर मार दी। इंस्पेक्टर दत्तराज दर्द के मारे चिल्ला उठा। दत्तराज के माथे से खून निकलने लगा। यह देखकर विराट का माथा घूम गया। उसने इंस्पेक्टर तलवार से पूछा, इंस्पेक्टर तलवार, आप इनको रोकते क्यों नहीं? आपने तो देश की जनता की रक्षा करने की शपथ ली है, आपके पास गन है, परमिशन है और आप ऑन ड्यूटी है, फिर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? मगर इंस्पेक्टर तलवार ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर झुका लिया। यह देखकर विराट का खून खौल उठा। इंस्पेक्टर, अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, पर मैं चुप नहीं रह सकता। विराट ने देखा वो गुंडे बदमाश और मस्ती में आ गए थे। सेल के भीतर से बाहर निकलते ही राहुल ने घायल इंस्पेक्टर दत्तराज को बालों से पकड़ते हुए बोला, तुमने मेरी बहुत पिटाई की थी ना अंदर, तो अब मेरी बारी है। राहुल ने टूटी हुई शराब की बोतल को इंस्पेक्टर दत्तराज के पेट में घुसाने के लिए आगे बढ़ाई, लेकिन राहुल उस बोतल को दत्तराज के पेट तक पहुंचा नहीं पाया, क्योंकि उसका हाथ विराट ने कसकर पकड़ लिया था। विराट ने न सिर्फ राहुल का हाथ पकड़ा था, बल्कि उसके हाथ को मरोड़कर रख दिया था। विराट ने गुस्से में कहा, इंस्पेक्टर ने तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाली थी, ड्यूटी पर था वो, तुम्हें तुम्हारी करने की सजा दे रहा था। राहुल की हालत देखकर जिंगा गैंग के दूसरे लड़के भड़क गए और विराट को मारने के लिए आगे बढ़े, मगर विराट ने 5 मिनट के भीतर सबको धूल चटा दी। तभी राहुल एक बड़ा सा टेबल उठाकर विराट को मारने के लिए भागा। लेकिन विराट ने अपने दोनों हाथों से राहुल को जोरदार धक्का दिया। फिर राहुल के 15-20 साथी एक साथ विराट पर टूट पड़े, पर विराट तो उन सभी के साथ ऐसे लड़े जा रहा था जैसे उसके खुद के 20 हाथ हों। विराट के हर एक वार में अद्भुत ताकत नजर आ रही थी। किसी ने चाकू से वार किया तो किसी ने कुछ से, पर विराट के शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई। जिंगा गैंग के पट्टे एक के बाद एक गिरने लगे। तभी वहां पर रंगनाथ की एंट्री हुई। थोड़ा मोटा, कद में छोटा, सिर पर बाल कम और पेट घड़े से बड़ा। रंगनाथ जिंगा गैंग का लीडर था। रंगनाथ ने आते ही विराट से कहा, बस करो महाराज जी, जरा सांस ले लो और दूसरों को भी सांस लेने दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए सांस लेना ही बंद हो जाए। रंगनाथ की धमकी सुनकर क्या करेगा विराट? कहीं ऐसा ना हो कि इंस्पेक्टर दत्तराज की जान बचाने के चक्कर में विराट की जान खतरे में ना पड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो क्या करेगा विराट? रंगनाथ ने बड़े ही शांत तरीके से विराट को धमकी देते हुए कह दिया कि विराट को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। लेकिन रंगनाथ को यह नहीं पता था कि उसके सामने एक सच्चा देशभक्त खड़ा था, जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हों। वो रंगनाथ जैसे गुंडों की धमकी से भला क्या डरेगा?
विराट ने बड़े ही तीखे सुर में रंगनाथ से पूछा। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बर्दाश्त करने में यकीन रखते हैं। मैं तो तोड़ फोड़ देता हूं। इतना कहते हुए विराट ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर जोर से पटका और टेबल के 2 टुकड़े हो गए। विराट का गुस्सा और जोश देखकर रंगनाथ समझ गया कि विराट कोई साधारण इंसान नहीं है जिसे वो डरा धमका सके। इसलिए रंगनाथ ने अपने चेहरे पर मीठी मुस्कान बना ली और हाथ जोड़ते हुए विराट से कहा, देखिए, आप जो भी हो महाराज जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। राहुल और उसके साथियों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं रंगनाथ आपसे कहता हूँ कि अगली बार ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी। मैं राहुल को यहाँ से घर ले जाकर समझा दूंगा कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमें उनकी पिटाई नहीं करनी चाहिए। रंगनाथ ने अपनी बात खत्म करके राहुल को इशारा किया कि चुपचाप यहाँ से निकल ले, लेकिन विराट को रंगनाथ की चाल समझने में देर नहीं लगी। विराट ने रंगनाथ को रोकते हुए कहा, लेकिन ये आपको किसने कह दिया कि आप राहुल को अपने साथ ले जा सकते हैं? राहुल ने न सिर्फ जेल से भागने की कोशिश की है, पर इंस्पेक्टर दत्तराज पर जानलेवा हमला भी किया है। इसलिए राहुल आपके साथ नहीं जा सकता। विराट की बात सुनते ही रंगनाथ भड़क उठा। उसने गुस्से में अपनी जेब से गन निकाली और विराट के माथे के बीचों बीच रख दी। लेकिन तब रंगनाथ को यह आइडिया भी नहीं था कि विराट ने ऑलरेडी रंगनाथ के माथे पर अपनी बंदूक तान दी थी। विराट ने रंगनाथ को बताया, कभी भी ये समझने की गलती मत करना कि सिर्फ तुम ही होशियार हो। लोमड़ी खरगोश का शिकार करती है और शेर लोमड़ी का। तभी रजनी ने कहा, हाँ, और शेर का शिकार करता है शिकारी, जो मैं हूँ, इंस्पेक्टर रजनी। सभी देखते हैं कि वहां इंस्पेक्टर रजनी अपने दोनों हाथ में एक एक गन लिए खड़ी थी और उसकी गन के निशाने पर थे विराट और रंगनाथ। लेकिन इससे पहले कि रजनी गन चलाती, इंस्पेक्टर तलवार ने रजनी का ध्यान घायल इंस्पेक्टर दत्तराज की ओर खींचा। मैडम, बाकी बातें होती रहेंगी, पहले दत्तराज को हॉस्पिटल ले चलते हैं, वरना बेचारा नहीं बच पाएगा। जैसे ही इंस्पेक्टर रजनी ने दत्तराज को देखने के लिए नजर घुमाई, रंगनाथ ने इंस्पेक्टर रजनी की गन को हाथ से उड़ा दिया और फिर अपनी गन रजनी के माथे पर रखते हुए कहा, किसी समझदार ने सच ही कहा है कि नजर हटी, दुर्घटना घटी। रंगनाथ ने राहुल को इशारा करके अपने पास बुला लिया और विराट को चैलेंज देते हुए कहा, महाराज जी, अब तो ना सिर्फ हम अपने भाई को ले जाएंगे, पर इस इंस्पेक्टर रजनी को भी हमारे साथ ले जाएंगे। अब अगर राहुल चाहेगा तो इसके साथ फेरे ले लेगा या 2-4 दिन मजे कर लेगा। रंगनाथ अपनी पूरी बात करता उससे पहले तो विराट ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और रंगनाथ की कलाई पर दे मारा। रंगनाथ के हाथ से गन गिर गई। दूसरे ही पल विराट ने रजनी को अपने पास खींच लिया और गन सीधी रंगनाथ की खोपड़ी पर लगाते हुए कहा, मातृभूमि और महिलाओं को बुरी नजर से देखने वाले को उसकी औकात दिखाना जरूरी होता है। चलो निकलो यहाँ से, और याद रखना, अगर अगली बार कोई ऐसी छिछोरी हरकत करने के बारे में सोचा भी तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा भाई यहीं रहेगा। विराट का ऐसा रूप देखकर इंस्पेक्टर रजनी शॉक्ड रह गई। इंस्पेक्टर रजनी ने हमेशा विराट को उसके साथ फ्लर्ट करते हुए देखा था, लेकिन वही विराट रजनी की रक्षा करने के खातिर गुंडों से भिड़ जाएगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। इतना ही नहीं, जब इंस्पेक्टर तलवार ने कहा कि दत्तराज की सांसें धीमी हो रही हैं, तो विराट भागकर दत्तराज के पास पहुंच गया और अपनी शक्ति से विराट ने दत्तराज की सांसों को स्टेबल कर दिया। ये देखकर इंस्पेक्टर रजनी मन ही मन सोचने लगी, ओह गॉड, कितना गलत सोचती थी मैं इस विराट के बारे में। उसने भले ही मुझसे बदतमीजी की थी, पर वो औरतों की इज्जत करना बखूबी जानता है।
दादू ने भी तो यही कहा था। विराट उनके बेस्ट कैप्टन में से एक है। बेहतर होगा कि मैं विराट को दत्तराज की जान बचाने के लिए थैंक यू कहूं। इंस्पेक्टर रजनी ने अपना गला साफ करते हुए एक हिम्मत के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और विराट से कहा, हाय कैप्टन विराट, मैं अपनी टीम की ओर से आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आज आपने हमारे एक इंस्पेक्टर की जान बचाई और एक कैदी को जेल से फरार होने से रोका। मैं आपका थैंक यू दिल से एक्सेप्ट करता हूँ मैडम इंस्पेक्टर, और मैं आपको आज शाम डिनर के लिए इनवाइट करता हूँ। तो प्लीज ना मत कहिएगा। होटल राजहंस में मिलते हैं। ओके बाय। विराट ने जिस अंदाज में इंस्पेक्टर रजनी को इनवाइट किया, रजनी ना नहीं कह सकी। शनाया अपने कमरे में बोर हो रही थी। तभी उमंग का शनाया को फोन आया, लेकिन उमंग ने जो शनाया के साथ किया था, उसके बाद शनाया उमंग से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी। शनाया ने जब उमंग के 5-10 फोन नहीं उठाए तो उमंग ने शनाया को मैसेज लिखा, माई स्वीटी, माई लव, माई जान, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया। मैं मानता हूं कि मेरा तरीका गलत था, मेरा प्यार नहीं। प्लीज रिप्लाई करना। शनाया ने जब उमंग का मैसेज पढ़ा तो वो इतनी गुस्सा हो गई कि उसने उमंग को मैसेज टाइप करते हुए लिखा, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। शनाया ने मैसेज के अंत में एक गन का स्टिकर भी डाला। और मजे की बात यह थी कि जैसे ही उमंग ने मैसेज पढ़ा, गन के स्टिकर में से एक गोली निकली और एक धमाके की आवाज के साथ स्क्रीन पर लिखकर आ गया, भाड़ में जाओ। रिया मानसी से बचती बचाती गोदाम में आ पहुंची थी, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। रिया ने गोदाम के बाहर कुछ आवाजें सुनी। मैंने उस रिया को यहां भागकर आते हुए देखा है। आज वो बचकर जानी नहीं चाहिए। मैडम, हमने हर तरफ देख लिया, रिया यहाँ कहीं भी नहीं है। वहां पीछे देखो, वो गोदाम जैसा कुछ है, वहां जाकर देखो। आज अगर रिया नहीं मिली तो समझ लेना तुम सबकी नौकरी तो गई। रिया को मानसी और उसके लोगों के बीच हो रही बातचीत आराम से सुनाई दे रही थी। रिया ने जब लोगों के कदमों की आवाज पास आती हुई सुनी तो वो टेंशन में आ गई। अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मैं कभी भी गुलाल बनाने वाली गैंग के चेहरे से नकाब हटा नहीं पाऊंगी और विराट को निर्दोष साबित नहीं कर पाऊंगी। पर इस गोदाम से बाहर जाने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। अचानक पुलिस सायरन की आवाज सुनते ही मानसी ने अपने साथियों को आवाज दी, सब जल्दी से निकलो यहाँ से, कोई भी पकड़ा नहीं जाना चाहिए। चलो भागो भागो जल्दी। जब रिया ने सुना कि मानसी ने अपने लोगों को वापस बुला लिया तो रिया की जान में जान आ गई। फिर भी कुछ देर तक रिया वहीं चुपचाप बैठी रही और जब उसे पक्का यकीन हो गया कि बाहर से सब लोग चले गए हैं तो उसने धीरे से गोदाम के बाहर कदम रखा। रिया 2 कदम चली ही थी कि उसने देखा उसके सामने मानसी की गाड़ी खड़ी थी और मानसी गाड़ी के बोनट पर बैठी हुई सिगरेट का धुआं उड़ा रही थी। मानसी को देखकर रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागने के लिए आसपास देखने लगी, मगर इस बार मानसी ने रिया को फंसा लिया था। मानसी ने रिया से कहा, क्या हुआ कैप्टन रिया, तुम्हें क्या लगा? दिमाग सिर्फ तुम्हारे ही पास है? तुम ही हमें उल्लू बना सकती हो, हम नहीं। तो अब एक गुड गर्ल की तरह चुपचाप वो फोन मेरे हवाले कर दो जिसके अंदर से तुमने रिकॉर्डिंग की कॉपी बनाकर विराट को पेन ड्राइव भेजी थी। ये वाली पेन ड्राइव। मानसी ने अपनी जेब से वो पेन ड्राइव निकाली जो रिया ने विराट के लिए भेजी थी। मानसी ने अपने सिगरेट के लाइटर से उस पेन ड्राइव को जला दिया, लेकिन रिया कुछ नहीं कर पाई। मानसी ने हंसते हुए अपने सारे लोगों से कहा, जब तक रिया हमें रिकॉर्डिंग वाला फोन नहीं दे देती, चलो एक गेम खेलते हैं। रिया पर गोली चलानी है,
लेकिन रिया की जान नहीं जानी चाहिए। मंजूर है? रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। विराट इंस्पेक्टर रजनी का होटल राजहंस में इंतजार कर रहा था। अभी अचानक से विराट के पीछे किसी ने बंदूक रखते हुए कहा, हैंड्स अप। विराट ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए टर्न होकर देखा तो वो इंस्पेक्टर रजनी थी। रजनी हंस पड़ी। क्या कैप्टन, मेरी आवाज भी नहीं पहचानी? आवाज की बात जाने दो इंस्पेक्टर, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। वाओ, खुले बाल, हल्का गुलाबी सूट, हील वाली सैंडल्स। तुम्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। रजनी की तारीफ करने के बाद विराट ने रजनी की बलाइयां ली। हाँ, भगवान तुम्हें हर बुरी बला से बचाए, और जहां बचाने खुद ना आ सके वहां मुझे भेज दे। रजनी के लिए यह टोटली अनएक्सपेक्टेड था। रजनी ने अपनी दोनों हथेलियों से अपना मुंह ढक लिया और वो शर्माती हुई बोल पड़ी, तुम पागल हो क्या? ऐसे पब्लिक प्लेस में फ्लर्ट करते हुए कोई बलाइयां लेता है क्या? विराट ने अपने कंधे उछालते हुए कहा, वेल, मैं ऐसा ही हूँ। वैसे मेरे पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं यार, तो जल्दी से होटल में चलते हैं और खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। वैसे तुम प्राइवेट रूम में बैठना चाहोगे? विराट ने डरते डरते प्राइवेट रूम में बैठने की बात की, क्योंकि उसे लगा कि कहीं रजनी को ऐसा ना लगे कि विराट रजनी का फायदा उठाना चाहता है। विराट के दिमाग में चल रही बात को रजनी ने पढ़ ली। उसने हंसते हुए विराट से कहा, चलो प्राइवेट रूम में बैठते हैं ताकि हम शांति से बात कर सकें। रजनी ने अपनी पूरी बात की भी नहीं थी कि तभी रंगनाथ ने आकर डिनर के प्लान में दिक्कत खड़ी कर दी। कहो तो महाराज जी, मैं भी साथ में डिनर के लिए आ जाता हूं। रंगनाथ को आया हुआ देखकर विराट से ज्यादा रजनी अपसेट हो गई। रजनी ने अपनी लाल आंखें और गुस्से भरी आवाज में रंगनाथ को बताया, देखो रंगनाथ, हर प्रोफेशन के अपने खुद के कायदे होते हैं और तुमने आज मेरे थाने में आकर वो कायदा तोड़ा है। इसलिए अब तुम मुझे परेशान करना छोड़ दो, वरना मैं हर शर्त, हर समझौता भूल जाऊंगी और तुम जानते हो मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। रजनी ने अपनी गन निकाली। उसी समय दूसरी तरफ मानसी के लोग भी अपनी गन के साथ तैयार खड़े थे। मानसी ने देखा उसके 1 और 2 गिनने पर सभी ने अपनी गन तैयार कर ली थी। रिया के पास तो अब केवल भगवान का ही सहारा था। इससे पहले कि मानसी 3 कहती, वहां सच में पुलिस आ पहुंची। पुलिस के सायरन सुनकर मानसी ने अपने साथियों से कहा, सब जल्दी से भागो, कोई भी पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। मानसी ने अपनी गाड़ी घुमाई और वहां से दूर निकल गई। मानसी के लोग भी यहाँ वहां भागने लगे। तभी वहां पुलिस की वैन आकर रुकी। गाड़ी में से इंस्पेक्टर तलवार उतरा। इससे पहले कि तलवार रिया को कुछ कहता, मानसी ने दूर से अपनी गन चला दी और यहाँ होटल में रंगनाथ ने भी ट्रिगर दबा दिया। गन से गोलियां निकल चुकी थी। अब देखना यह है कि कौन बचेगा, कौन छुपेगा और विराट इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। क्या विराट को मानसी और गुलाल के बारे में पता चल जाएगा?